तो हेलो गाइस, आज हम एक एसक्यूएल की केस स्टडी सीखने वाले हैं जहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एसक्यूएल क्वेरीज को लिखेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से लॉजिकली ब्रेक डाउन करके उनको एसक्यूएल क्वेरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता है कि फ्रॉम क्या करता है, वेयर क्या करता है, ऑर्डर बाय मतलब क्या, ग्रुप बाय मतलब क्या, लिमिट मतलब क्या, अगर आपको ये सारी चीज़ों का एकदम बेसिक नॉलेज भी है तो बाकी सारा चीज़ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से कर रहा है, फिर उसके बाद बिजनेस लॉजिक किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, प्रॉब्लम किस तरीके से रीड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया तो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज लिखने का जो नॉलेज है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एंड बिजनेस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने का जो नॉलेज है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, ठीक है। बस यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट है, बस आपको थोड़ा सा एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमें एसक्यूएल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हम एकदम बिजनेस एसक्यूएल क्वेश्चंस या फिर बिजनेस एसक्यूएल क्वेरीज को हम ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। हम बिजनेस या फिर कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज को एकदम ही स्टेप बाय स्टेप एंड इजी अप्रोच में किस तरीके से लिखना है ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। एंड सबसे पहली बात, जब भी आप किसी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो या फिर डेटा प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे कि चाहे वो डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो या फिर वो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हो, सबसे पहली चीज़ आपको आपका डेटा क्या है उस वो चीज़ समझनी है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है तो फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको एसक्यूएल क्वेरीज में कन्वर्ट करेंगे। यही है एक एकदम बेसिक सा रोड मैप, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये एसक्यूएल की स्टडी की एंड ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे ये पूरे के पूरे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये आप आपकी जो की स्टडी आप जो कर रहे हो वो आप अपने रेज्यूम में भी डाल सकते हो और उसके बाद ये आप सारी चीज़ें अपने गिटहब अकाउंट पे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये उस लेवल की एसक्यूएल की स्टडी होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका जो डेटा है वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये डेटा मैं आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको टेबल्स पे क्रिएट करना है। उससे पहले आप एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए। उस डेटाबेस का जो भी नाम है वो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो नाम दिया है वो है सैलरीज ही मैंने नाम दे दिया है इस डेटाबेस को, क्योंकि ये जो हमारे हम केस स्टडी करने वाले ये सैलरी डेटाबेस के ऊपर ही है, ठीक है। सो इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल्स पे जाना है, फिर यहाँ पर आप टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे चले जाइए, फिर जिस भी लोकेशन में आपकी फाइल पड़ी है उसको आप ओपन कीजिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मैं फिर से डेटा सेट इंपोर्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ये पहले से कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, तो सबसे पहली स्टेप है कि हम अपने डेटाबेस को पढ़ेंगे कि यार हमारा डेटा किस चीज़ का है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। तो हमारे डेटा में टोटल कॉलम्स कितने हैं, टोटल कॉलम है 11, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम देखते हैं हम क्या है, सबसे पहला कॉलम है हमारा वर्क ईयर। तो सबसे मिनिमम वर्क ईयर हमारा कौन सा है, 2020 है। एंड सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 2024। मतलब हमारा जो डेटा है वो 5 साल का डेटा है, 2020 से लेकर 2024 तक। फिर हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस लेवल है, मतलब उस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस लेवल क्या है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे एससी है, एससी मतलब क्या, तो एससी मतलब सीनियर लेवल, ठीक है। और ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है। तो आपको ताकि इसका और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आ जाएगी कि ये सब चीज़ें है क्या, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेवल में क्या है, तो एक्सपीरियंस लेवल में एससी मतलब सीनियर लेवल। फिर हमारे पास है ईएन, ईएन मतलब एंट्री लेवल, ठीक है। एंड फिर हमारे पास और एक है, हमारे पास है एम आई मतलब मिड लेवल, ठीक है। जिनका एक्सपीरियंस सीनियर है उनको हम डिनोट करेंगे एससी से, जिनका एक्सपीरियंस मिड लेवल है उनको हम यहाँ पे डिनोट किया है एम आई से। एंड जिनका जिनका एक्सपीरियंस एकदम फ्रेशर लेवल पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे डिनोट किया है ईएन से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप दो टाइप की है। सबसे पहले है सीटी, सीटी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर किसी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तो वो सीटी में आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है पीटी, पीटी मतलब क्या, पार्ट टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास है फुल टाइम, फुल टाइम मतलब क्या, फुल टाइम कर वो जो एम्प्लॉय है वो फुल टाइम काम कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल है। फिर उसके बाद क्या है, जॉब टाइटल। अब यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के जॉब है, जैसे कि डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, फिर क्लाउड बेस्ड इंजीनियर है, फिर डेटा इंजीनियर फिर से,
ठीक है, फिर बीआई डेवलपर है, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर है, फिर डेटा क्वालिटी इंजीनियर है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है इसमें, देखो ये एक चीज़ क्या कॉमन है कि ये जितने भी जॉब्स है वो एकदम डेटा के फील्ड के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो हम केस स्टडी करने वाले हैं, ये केस स्टडी होने वाली है डेटा की फील्ड की जितने भी जॉब्स है उनकी सैलरी को हम एनालाइज करने वाले हैं आज इस केस स्टडी में। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो डेटा की फील्ड में जितने भी जॉब्स है हम उन जॉब्स की सैलरीज को एनालाइज करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए कितनी सैलरी है, और फिर पार्ट टाइम के लिए कितनी सैलरी है, और एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए कितनी सैलरी है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे कॉलम है सैलरी कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास तीन कॉलम है सैलरीज के, सैलरी के दो कॉलम है। पहले कॉलम है ये वाला एंड दूसरा कॉलम है ये वाला। अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास जो डेटा है वो अलग अलग कंट्रीज का है। जैसे कि हमारे पास इंडिया का भी डेटा है, यूएस का भी डेटा है, एंड चाइना का भी डेटा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सैलरीज जो मेजर होती है वो होती है रुपीज़ में। ठीक है, फिर चाइना में जो सैलरी मेजर होती है वो उनकी उनकी करेंसी में होगी। ठीक है, फिर यूएस में सैलरी मेजर होगी यूएसडी में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यूरोप में ये सेम चीज़ कर रहे हो, यूएस में यूरोप में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी मेजर होगी यूरोज में। ठीक है, तो उसी वजह से सभी कंट्रीज का जो डेटा है हमारे पास, और उनके जॉब टाइटल के लिए उनकी कंट्री में उनकी सैलरी कितनी है, ये कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी 20,000 है, लेकिन ये यूरोज में है। लेकिन जब आप इस सैलरी को कन्वर्ट करोगे यूएसडी में तो ये आ जाएगी 21,000। सेम चीज़ यहाँ पे है, डेटा एनालिस्ट की सैलरीज 20,000 है यूरोप में, लेकिन आप उसी सेम चीज़ को कन्वर्ट करते हो यूएसडी में तो वो हो जाएगी 22,000। अब ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सैलरी का जो कॉलम है वो एक यूनिट में आ जाए, वो एक मेजर में आ जाए, ताकि हम उस सैलरी को कंपेयर कर पाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन इस सैलरी कॉलम्स का। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय रेसिडेंस है कि एम्प्लॉय कहाँ का है कहाँ का नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिमोट रेशो। ठीक है, रिमोट रेशो तीन टाइप के। सबसे पहले जीरो रिमोट रेशो। अब जीरो रिमोट रेशो मतलब क्या, कि जीरो मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है रिमोट रेशो 100। 100 मतलब क्या, कि वो जो एम्प्लॉय है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मतलब घर बैठे काम कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, एंड उसके बाद और एक रिमोट रेशो है वो है 50। 50 मतलब क्या, वो पार्शली वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है एंड वो पार्शली वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही कंपनी लोकेशन। कंपनी लोकेशन क्या है, मतलब किस कंट्री में वो कंपनी लोकेटेड है, तो ये उस चीज़ का कॉलम है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपनी साइज है। अब कंपनी साइज में तीन साइज है कंपनीज की। एल एल मतलब लार्ज साइज कंपनी। फिर उसके बाद हमारे पास है यस, यस मतलब एकदम स्मॉल साइज कंपनी। एंड फिर उसके बाद हमारे पास आई थिंक हमारे पास यम भी है। यम मतलब क्या, मिडिल साइज कंपनीज। ठीक है, तो ये बस एक डेटा का ओवरव्यू है हमारे। ठीक है, अगर अभी भी आपको ये जो डेटा है ये समझ में नहीं आया है तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको इस डेटा सेट का पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि ये डेटा सेट क्या है और किस चीज़ को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर द कंपेंशनल एनालिस्ट एम्प्लॉयड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। योर असाइनमेंट इज टू पिन पॉइंट द कंट्रीज हु गिव वर्क फुल्ली रिमोटली फॉर द टाइटल मैनेजर पेइंग द सैलरीज एक्सीडिंग 90,000 यूएसडी। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे। हमें क्या चाहिए, आवर असाइनमेंट इज टू पिन पॉइंट कंट्रीज, मतलब हमें कंट्रीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, कंट्रीज हु गिव वर्क फुल्ली रिमोटली। फुल्ली रिमोटली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रिमोट रेशो 100 मतलब क्या, वो घर बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिमोट रेशो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 100। फिर उसके बाद कौन से जॉब टाइटल के लिए चाहिए, तो जॉब टाइटल हमारा होना चाहिए, जॉब टाइटल जो है हमारा होना चाहिए मैनेजर। ये एकदम इजी क्वेरी है। सबसे पहले हम इजी क्वेरी सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम एडवांस क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारी सैलरी है वो भी 90,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कौन सी करेंसी में, यूएसडी में। ठीक है, तो यूएसडी का वाला कॉलम लेना है हर बार हमें, शुड बी ग्रेटर देन 90,000। ठीक है, ये देखो हम इस कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये कॉलम यूज मत करना, नहीं तो पूरा एनालिसिस आपका बिगड़ सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है, मतलब गलत हो ही जाएगा अगर आपने ये कॉलम पकड़ लिया तो। चाहे तो आप इस कॉलम को आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा रिमूव, आप चाहो तो कर सकते हो बाद में। तो हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, वेयर
remote ratio is equal to 100 and and salary in USD is greater than 90,000, यही चाहिए था हमें। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने दो कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर दिए, टोटल 3 कंडीशन है, उसमें से 2 हमने सेटिस्फाई कर दी एंड तीसरी कंडीशन अभी हमें देखनी है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास वो सारे जॉब्स आ गए जहाँ पर रिमोट रेशो 100 है। ठीक है, एंड उनकी सैलरी भी ग्रेटर देन 90,000 USD है। और हमें हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें हमें चाहिए था जॉब टाइटल मैनेजर के लिए, तो और एक एंड लगाते हैं, एंड जॉब टाइटल इज इक्वल टू मैनेजर। तो यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड है ही नहीं मैनेजर नाम का, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक भी रिकॉर्ड नहीं है, पूरा मतलब ब्लैंक आ गया हमारे ये जो हमने क्वेरी लिखी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज करता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैनेजर की जॉब हम ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डेटा साइंस मैनेजर करके एक जॉब है, इसी तरीके से डेटा एनालिस्ट मैनेजर है, डेटा मैनेजर है, डेटा इंजीनियर मैनेजर है। लेकिन बस मैनेजर नाम का कोई जॉब टाइटल नहीं है। मतलब हमारा किसी भी टाइप का वो मैनेजर हो सकता है, चाहे मतलब वो डेटा साइंस मैनेजर हो सकता है, या फिर डेटा एनालिस्ट मैनेजर हो सकता है, या फिर डेटा आर्किटेक्ट मैनेजर हो सकता है। लेकिन मैनेजर, पर्टिकुलर मैनेजर नाम का कोई भी जॉब नहीं है। तो ये जो मैनेजर वर्ड है वो हमारे जॉब टाइटल में कहीं पर भी आ सकता है, वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, या फिर एंडिंग में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे और उसको, इस मैनेजर को हम परसेंटेज पहले एंड परसेंटेज बाद में मैं समझाऊंगा आपको ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, तो अब वो सारी जॉब्स फिल्टर हो गई है जहां पर हमारे जो जॉब टाइटल है उसमें मैनेजर वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये देखो टोटल 88 रोज आ गए। अब यहाँ पे ये जॉब टाइटल लाइक मैनेजर ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने बस एसक्यूएल को सिंपल भाषा में ये बोला कि देखो जहाँ पर भी मैनेजर ये वर्ड आता है जॉब टाइटल कॉलम में, वो रो मुझे फिश करके दे दो, सिंपल। ठीक है, ये लाइक ऑपरेटर यही करता है। एंड ये परसेंटेज मैंने क्यों डाला यहाँ पे परसेंटेज, एंड यहाँ पे परसेंटेज मैंने क्यों डाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जॉब टाइटल ये जो कॉलम है यहाँ पे अगर मैनेजर पहले पोजीशन पे आता हो, या फिर मिडिल पोजीशन पे आता हो, या फिर एकदम लास्ट पोजीशन पे आता हो, तब भी मुझे आप ये कॉलम फेच करके दे दो, सिंपल। ठीक है, यही है एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो हमारी क्वेरी है वो 90% सॉल्व कर दी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे बस कंट्रीज। तो हम फेच करेंगे कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज नाम का कोई कॉलम नहीं, मैंने आपको बोला था हमारे पास कंपनी लोकेशन है। ठीक है, कंपनी लोकेशन ही मतलब हमारे कंट्रीज है, ये बात याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास कंपनीज आ गई, लेकिन यहाँ यहाँ पर बहुत सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड आ गए। हमें तो बस कंट्रीज चाहिए थे जहाँ पर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखते हैं हम। देखो मेरे पास वो सारी कंट्रीज आ गई जहाँ पर मेरी जो रिमोट रेशियो है वो 100 है, जॉब टाइटल मैनेजर है, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000। समझ में आया? ठीक है, इजी है, एकदम इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अभी तो एकदम बेसिक से बेसिक लेवल पे है हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसे वैसे वैसे हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो एज अ रिमोट वर्क एडवोकेट वर्किंग फॉर द प्रोग्रेसिव एचआर टेक स्टार्टअप who place their fresher clients in large tech firm, you are tasked with identifying the top 5 countries having the greatest count of large company number of companies. ओके, सिंपल एकदम। फिर से क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एज ए रिमोट वर्क एडवोकेट वर्किंग फॉर द प्रोग्रेसिव टेक स्टार्टअप हु प्लेस देयर फ्रेशर्स, फ्रेशर्स फ्रेशर्स मतलब क्या, एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए आपका। यहाँ पे मैंने आपको बोला था EN मतलब क्या, एंट्री लेवल। तो एक्सपीरियंस लेवल क्या है हमारा, तो हमारा एक्सपीरियंस लेवल जो है वो होना चाहिए EN। ठीक है, उसके बाद इन लार्ज टेक फर्म्स मतलब लार्ज कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और एक कॉलम है, उस कॉलम का नाम क्या है, कंपनी साइज। हमें वो कंपनीज ढूंढनी है जहाँ पर कंपनी साइज लार्ज है और वहाँ पर फ्रेशर्स की प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपनी साइज शुड बी L। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, our task is to identify top 5 countries having the greatest count of large companies। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, टॉप 5 कंट्रीज हमने ढूंढनी है, टॉप 5 कंट्रीज हमें चाहिए, ठीक है, जहाँ पर लार्ज साइज कंपनी ज़्यादा हो एंट्री लेवल के लिए, ठीक है, एंड जिनकी कंपनी साइज भी एल हो। और यहाँ पे एक चीज नोट करना, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट काउंट ऑफ लार्ज कंपनीज, मतलब हमें लार्ज कंपनीज को काउंट करना है इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब ये है, काउंट जहाँ पर भी वर्ड आता है 90% ऑफ चांस, 90% ऑफ टाइम आप उस चीज को ग्रुप बाय करोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो हमें क्या चाहिए, तो सीधा हम जाते हैं हमारे क्वेरीज के ऊपर, ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम salaries where experience level is equal to EN, बराबर, एंड क्या चाहिए था अभी, और कंपनी साइज इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पर मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जहाँ पर मेरी कंपनी साइज एल है, एंड जहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस लेवल एंट्री लेवल है। अब मुझे बस काउंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी लोकेशन की कौन से कंपनी में हमारा कंपनी साइज ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक सब क्वेरी, तो ये जो हमारी क्वेरी हमने लिखी है हम इसको सब क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस क्वेरी, ठीक है। ये हमें सेम रिजल्ट देगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप सब क्वेरी बनाते हो तब उसको एक अलाइस नेम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आया है, बस हमने क्या किया है, इस जो ये जो क्वेरी है इसको हमने सब क्वेरी में डाल दिया है, ठीक है, मतलब इसको हमने एक टेम्पररी टेबल बना दिया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ग्रुप बाय करना है बस अब हमें कंपनी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंपनी लोकेशन, फ्रॉम अकाउंट स्टार एज टोटल लार्ज साइज कंपनी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय किससे करना पड़ेगा, अब हमें कंपनी लोकेशन से, सिंपल है। देखो हमारे पास वो सारी कंपनीज आ गई जहाँ पर हमारे एंट्री लेवल में जितने भी एक्सपीरियंस लेवल ईएन है, जहाँ पर कंपनी साइज एल है, सबसे ज्यादा लार्ज साइज कंपनी किस में है, तो यूएस में है, जो कि एंट्री लेवल को बहुत ज्यादा प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे टॉप 5 कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पर तो सारी चीजें आ गई, तो हम करेंगे ऑर्डर बाय, करेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किससे करेंगे हम, इस चीज से, एंड हमें ऑर्डर बाय करना है डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग में ये सारी चीजें मुझे ऑर्डर करके दे देगा, एंड मुझे बस टॉप 5 चाहिए, तो मैं लिखूंगा लिमिट 5, ठीक है। तो मेरे पास टॉप 5 कंपनीज आ गई है जहां पर एक्सपीरियंस लेवल एंट्री एंड कंपनी साइज एल के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को या फिर फ्रेशर्स को हायर किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल क्वेरी थी ये भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेरी नंबर 3, एंड इस चीज को आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीज उतनी ही आप मतलब आपको ठीक से समझ में आ जाएगी, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। एंड में ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ते, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करते, फिर उसके बाद हम क्वेरी भी लिखेंगे, ठीक है। तो picture yourself as a data scientist working for the workforce management platform. Your objective is to calculate the percentage of employees who enjoy fully remote roles with the salary exceeding 1 lakh USD, shedding the lights on the attractiveness of high-paying remote positions in today's job market. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने बहुत ही पूछा है हमें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। अवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु एंजॉय फुल्ली रिमोट रोल्स विद द सैलरी एक्सीडिंग 1 लाख USD, ठीक है। सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 लाख USD है, ठीक है। और उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि रिमोटली काम कर रहे हैं। तो मैं इसको आपको बहुत ही एक सिंपल शब्द में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में टोटल 24 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरीज 1 लाख USD से ज़्यादा है, ठीक है। उसमें से ऐसे कितने लोग हैं
ठीक है, सॉरी, टोटल एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में 24 है, एंड 24 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरीज 1 लाख USD से ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें से भी वर्क फ्रॉम होम करने वाले कितने लोग हैं, मतलब रिमोटली काम करने वाले कितने लोग हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लोग हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 40% ऑफ पीपल who has salary greater than 1 लाख USD are working from home और working remotely। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सैलरीज where salary in USD is greater than 1 lakh USD। Okay, and okay, सॉरी, यहाँ पे हमने दिया नहीं, ठीक है। तो ये ओके, सो टोटल इतने एम्प्लॉयज है और 10,560 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरीज 1 लाख USD से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो और हमें और एक चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें अब ये सेम चीज़ चाहिए, उसमें से कितने परसेंट लोग रिमोटली काम करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। तो हम बस हम उसमें एक कंडीशन और ऐड करेंगे, वो कंडीशन क्या होगी, एंड रिमोट रेशो इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई है। अब हम इस दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को ना एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल सेट एट द रेट टोटल काउंट, ठीक है। एंड जब भी आप कुछ कोई वेरिएबल बना रहे हो तब आपको उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नहीं तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं इसके साथ भी करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सेट एट द रेट रिमोट काउंट, मतलब जितने लोग रिमोटली काम कर रहे हैं उनका काउंट दे दो आप मुझे। ओके, अब क्या करना है, मुझे मुझे बस इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं और एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ सेट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब मुझे क्या डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है ये रिमोट काउंट डिवाइड करना है टोटल काउंट से, और फिर उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मैं करूँगा सिलेक्ट, जब भी आप वेरिएबल को बुलाना चाहते हो तो सिलेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो कॉल नहीं होगा वो वेरिएबल। तो सिलेक्ट एट द रेट रिमोट काउंट, एंड इसको मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है। एंड फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ सिलेक्ट टोटल काउंट के साथ, एट द रेट टोटल काउंट, ठीक है। एंड फिर उस इस सारी चीज को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 100 से, इनटू 100, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट एट द रेट परसेंटेज को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे नल रिजल्ट आए क्योंकि मैंने ये चीज रन ही नहीं की थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, फिर से नल आ गए रिकॉर्ड्स, देखते क्या सीन है। सेट टोटल काउंट सिलेक्ट काउंट फ्रॉम सैलरीज, ओके, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यहाँ पे सिलेक्ट परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके, ओके, नल आ गए रिकॉर्ड, देखना पड़ेगा क्या सीन है, लगते। तो यहाँ पे हमारा फिर से ओके, ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल काउंट जो है यहाँ पे अंडरस्कोर डाला है हमने, लेकिन यहाँ पे हमने अंडरस्कोर नहीं डाला, तो इस वजह से रिजल्ट गलत आ रहे थे। कोई बात नहीं। तो सिलेक्ट एट द रेट परसेंटेज, फिर से मैं इसको बताता हूँ एंड आप फिर से रन करता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए हमारा जो परसेंटेज है वो आ गया है। अगर आप इस चीज़ को राउंड करना चाहते हो तो आप इस चीज़ को राउंड भी कर सकते हो। तो राउंड कॉमा टू, यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ
of of remote employees. Okay, percentage of remote employees. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक बार मैं आपको पढ़ा दूँ ठीक से क्या किया हमने क्या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थे, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए थे जिनकी सैलरी 1 लाख यूएसडी से ज़्यादा है, और उसमें से भी हमने हमें हमें ये जानना था कि उसमें से भी रिमोट वर्क करने वाले लोग कितने। सो फॉर एग्जांपल फिर से अगर समझ लो कि 24 लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं कि उनकी सैलरी 1 लाख यूएसडी से ज़्यादा है, और उसमें से भी 4 लोग ऐसे हैं जिनकी अ, जो काम कर रहे हो 4 लोग वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो 40% आएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल ब्रेकडाउन में मैंने आपको बताया है। एंड यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एंड यहाँ पर हमें वेरिएबल, जब भी आप वेरिएबल लिख रहे हो तो उस वेरिएबल में बस एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। आप वेरिएबल को इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते कि उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू हो, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम हो। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालूँ मुझे काउंट चाहिए स्टार का, एंड मुझे मैक्स भी चाहिए, मैक्स ऑफ फॉर एग्जांपल मुझे वर्क ईयर चाहिए। अब ये अगर इसमें आप दो वैल्यूज डालेंगे आपके वेरिएबल में, तो आपका वेरिएबल काम नहीं करेगा। आपके वेरिएबल में बस एक सिंगल वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, so imagine you are a data analyst working for the global recruitment agency. Your task is to identify the location where the entry level average salary exceeds the average salary for that job title in a market for the entry level, helping your agency guiding the candidate towards the lucrative opportunities. बहुत ही इजी क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, एकदम फिर से क्या करना है, हमें ब्रेक डाउन करना है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, सो our task is to identify the location where entry level average salary exceed the average salary for the job title in the market for the entry level। ठीक है, तो हमें चाहिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ, यूएस में डेटा एनालिस्ट की जॉब, डेटा एनालिस्ट इस जॉब टाइटल के लिए और एंट्री लेवल के लिए फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी है, एवरेज सैलरी है 40,000। ठीक है, एवरेज सैलरी है 40,000। वही सेम चीज, वही सेम चीज अगर आप चाइना में जाओ तो वो हो जाती है 30,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइना। एंड अगर वही सेम चीज आप इंडिया में करो तो आपकी एवरेज सैलरी है 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी एवरेज सैलरी यूएस की, एवरेज सैलरी चाइना की, एंड एवरेज सैलरी इंडिया की। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो हमें वो कंट्रीज ढूंढनी है जहाँ पर ग्लोबल एवरेज सैलरी से उस कंट्री की एवरेज सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इन एवरेज सैलरी को कंबाइन करें तो 40,000 प्लस कहाँ पे प्लस प्लस 30,000 प्लस 50,000। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को हम ऐड करें एंड इनका एवरेज निकालें, तो इनका एवरेज क्या आएगा, तो एवरेज आएगा 70,000, एंड 70,000 एंड 50,000 इज इक्वल टू 120,000। 120,000 मतलब 1,20,000 एंड डिवाइडेड बाई 3, मतलब एवरेज आएगा 40,000। मतलब जो हमारी ओवरऑल एवरेज सैलरी फॉर डेटा एनालिस्ट एंट्री पोजीशन की है वो है 40,000, और हमें वो कंट्रीज ढूंढनी है जहाँ पर कंट्री वाइज एवरेज सैलरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंट्री है जिसकी एवरेज सैलरी ओवरऑल एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, तो वो कौन सी कंट्री है, तो वो है इंडिया। तो बस हमें वही कंट्री से ढूंढनी है, और ये चीज़ हमें हर एक जॉब टाइटल के लिए कर रहे हैं, यही करना है हमें। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी है फिर से, तो हम क्वेरी लिख दें। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो हमें चाहिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर एक्सपीरियंस लेवल इज इक्वल टू ईयर
ठीक है। एंड ओके सॉरी, बस हमें एक्सपीरियंस लेवल EN के लिए चाहिए। एंड हमें ये ग्लोबल चाहिए। ग्लोबली सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है, जॉब टाइटल के हिसाब से। सो जॉब टाइटल एंड एवरेज सैलरी। सैलरी हमें चाहिए USD में, ठीक है। फिर से हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय जॉब टाइटल। तो ये हमारी ओवरऑल एवरेज सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरऑल एवरेज सैलरी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कंट्री वाइज एवरेज सैलरी फॉर करस्पॉन्डिंग जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम क्वेरी लिखेंगे हम, और इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बस हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे चाहिए कंपनी लोकेशन। क्या हमें कंपनी वाइज चाहिए ना, कंपनी वाइज एंड कंपनी लोकेशन वाइज एंड जॉब टाइटल के हिसाब से हमें चाहिए। तो कंपनी लोकेशन कॉमा जॉब टाइटल। अब मुझे यहाँ पे भी कंपनी लोकेशन देना पड़ेगा। सेम चीज, अब मेरे पास कंट्री वाइज एवरेज सैलरी फॉर करस्पॉन्डिंग जॉब भी आ गई, एंड ओवरऑल उस जॉब की एवरेज सैलरी भी आ गई। अब मुझे बस इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, अब थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैं किस तरीके से ज्वाइन करूंगा, तो सबसे पहले मैं इनको सब क्वेरीज में कन्वर्ट करूंगा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस दिस सब क्वेरी, ठीक है। तो ये एक सब क्वेरी है, इसका नाम देते हैं T1, ठीक है। एंड ये जो है हमारी दूसरी सब क्वेरी है, इसका नाम हम देते हैं T2, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कंसिडर कीजिए कि ये जो चीज़ है ये एक टेबल है, एंड ये एक टेबल है, ठीक है। तो हमें इन दोनों टेबल को अब ज्वाइन करना है। तो किस बेसिस के ऊपर हम ज्वाइन करेंगे, जॉब टाइटल के बेसिस के ऊपर हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल जो सैलरी है एंड ओवरऑल सैलरी फॉर दैट जॉब टाइटल एंड ओवरऑल सैलरी फॉर दैट कंट्री एंड जॉब टाइटल, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन T2 ऑन T1 डॉट जॉब टाइटल इज इक्वल टू T2 डॉट जॉब टाइटल। रन करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरऑल एवरेज सैलरी, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री इज एवरेज सैलरी। तो देखो, यहाँ पर हमारी यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल एवरेज सैलरी भी है एंड कंट्री वाइज एवरेज सैलरी भी है। अब हमें बस वही एवरेज सैलरी चाहिए जहाँ पर हमारी कंट्री वाइज एवरेज सैलरी ग्रेटर है हमारी ओवरऑल एवरेज सैलरी से। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। जॉब, अब इसको हम फिर से, मुझे लगता है एक सब क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम देखते हैं यहाँ पे वेयर माय ओवरऑल एवरेज सैलरी, मतलब ये इज लेस देन कंट्री वाइज एवरेज सैलरी। देखो, यहाँ पर आप मेरे पास वो सारे सारी सैलरीज आ गई है जहाँ पर मेरी कंट्री की एवरेज सैलरी उस जॉब टाइटल के लिए ओवरऑल सैलरी से ज़्यादा है उस जॉब टाइटल के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको। सो फॉर एग्जांपल डेटा एनालिसिस जॉब टाइटल है, इसकी ओवरऑल एवरेज सैलरी है 84,000, ठीक है। लेकिन US लोकेशन के लिए इसकी एवरेज सैलरी है 89,000। सो मैं एज अ हायरिंग एजेंसी अगर मेरी है, तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स है मैं उनको इसी कंट्री में डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए प्लेस करने की कोशिश करूंगा, ताकि उनकी ओवरऑल एवरेज सैलरी बाकी के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है, सिंपल। अब चाहे तो आप आप ओके, तो आप यहाँ पर चाहे तो आप ये डुप्लीकेट्स कॉलम ये जो है हटा सकते हो, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं हटा रहा, ये सब चीज़ें मैं आपके ऊपर यू नो सौंप रहा हूँ मैं आपको। एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बहुत ही, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 5 क्या है, यू हैव बीन हायर्ड बाय द बिग
HR consultancy to look how much people get paid in different countries. Your job is to find out for each job title which country pays the maximum average salary. This helps you to place your candidate in those countries. बहुत ही सिंपल है यार। फिर से ठीक है, हमें क्या चाहिए, कंट्री वाइज एंड जॉब टाइटल वाइज हमें एवरेज सैलरी चाहिए, और जिस भी कंट्री में हमारी एवरेज सैलरी ज़्यादा है उस जॉब टाइटल के लिए हमें उसको फेच करना है बस। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट जॉब है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट की जॉब है एंड इंडिया में उसकी एवरेज सैलरी है, लेट्स कंसिडर 50,000। फिर डेटा एनालिस्ट की जॉब चाइना में एवरेज सैलरी है 60,000। एंड फिर से डेटा एनालिस्ट की जॉब यूएस में लेट्स कंसिडर है 80,000। तो मुझे बस आप यही रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। ठीक है, एंड ये सेम चीज़ मुझे हर एक जॉब टाइटल के लिए करनी है। मुझे ये ढूंढना है कि किस कंट्री में किस जॉब टाइटल के लिए सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी मिल रही है। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट। सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, जॉब टाइटल। मैं सिक्स से सबसे पहले हम चूज करेंगे कंपनी लोकेशन। ठीक है, कंपनी लोकेशन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जॉब टाइटल फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, हमें इसी चीज़ को क्या करना है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना है किस चीज़ के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ग्रुप बाय करना है, क्योंकि मुझे कंट्री वाइज एवरेज सैलरी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब लोकेशन के लिए। और मुझे क्या चाहिए था, एवरेज सैलरी चाहिए थी, तो एवरेज सैलरी इन यूएसडी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एवरेज सैलरी मिली है एज ओके। तो यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी बाय या फिर एवरेज सैलरी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरी सारी एवरेज सैलरी निकल गई है। मतलब मेरे यूएस में मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए 91,94,000 ये इतनी एवरेज सैलरी है। फिर ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए उससे भी ज़्यादा एवरेज सैलरी है। तो मैं ज़्यादातर ये ट्राई करूंगा कि मेरी अगर मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब चाहिए तो वो ऑस्ट्रेलिया में मिले। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे बस मैक्स चाहिए, मतलब मुझे उनको रैंक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रैंक किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगी विंडोज़ फंक्शन। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी सब क्वेरी है इसको मैं एक सब क्वेरी में डाल दूंगा इस सारी को। ठीक है, तो ये मेरी सब क्वेरी बन जाएगी। इसको मुझे एक एलियास नेम भी देना पड़ेगा, तो मुझे एरर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ T1। ठीक है, फिर इसी सेम चीज़ को मैं रन करता हूँ एंड फिर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल देखो देखो अभी यहाँ पे एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट की 42,000 है। कहाँ पर, ओके, ईएस मतलब ये जो कंट्री है यहाँ पर एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए आपको 42,000 मिलेंगे। इंडिया में सेम चीज़ करने के लिए आपको 60,000 मिलेंगे। एंड इस कंट्री में डी जो नाम की कंट्री है उस चीज़ के लिए उसी कंट्री में आपको एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट के लिए 50,000 मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इंडिया चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मुझे एवरेज सैलरी मिल रही है एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट के लिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी प्लेसमेंट इस जॉब टाइटल के लिए इंडिया में ही हो। ठीक है, तो मुझे यूज़ करने पड़ेंगे विंडोज़ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं कौन से विंडोज़ फंक्शन यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे आप रो नंबर भी यूज़ कर सकते हो, डेंस रैंक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर रैंक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेंस रैंक। ठीक है, क्योंकि हमें बस पहला ही जो रो है वो फिल्टर करना है। ठीक है, तो डेंस रैंक हम यूज़ करेंगे। अ, ठीक है, डेंस रैंक हम यूज़ करेंगे ओवर, हम उसको पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन बाय जॉब टाइटल की बेसिस के ऊपर हमें पार्टीशन चाहिए। ठीक है, एंड ऑर्डर बाय एवरेज सेल, ऑर्डर बाय एवरेज सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो रैंक है वो 1 आ गई, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी है इस जॉब रोल के लिए। सेम चीज़ आप फॉर एग्जांपल एआई आर्किटेक्ट के लिए देख सकते हो। एआई आर्किटेक्ट की जॉब के लिए कनाडा में सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी, तो सबसे पहली रैंक उसको मिली, फिर उसके बाद यूएस को है, तो यूएस को दूसरे नंबर की रैंक मिली। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे बस वही रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पर हमारी जो रैंक है वो 1 है। तो मैं इसको
एज अरे ठीक है, रैंक मैं बोल देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे लगता है हमें और एक सब क्वेरी लिखनी पड़ सकती है, वेयर रैंक इज इक्वल टू 1। हाँ, लगा ही था मुझे कि यहाँ पे हमें और एक सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं और एक सब क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। इसको मैं नाम देता हूँ टी टी। एंड अगर मैं जब इसको रन करूंगा तब मुझे वो सारे जॉब मिले जहाँ पे एवरेज सैलरी उस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस जॉब टाइटल के लिए एवरेज सैलरी सबसे ज़्यादा है कनाडा में। ठीक है, तो उन सब के मैंने रैंक ली है। और फिर से अगर आप चाहते हो तो फिर से आप अपने कॉलम्स को फिल्टर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द योर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे मैं ये सारे कॉलम्स रख रहा हूँ, आप बस ऐसा कर सकते हो कि बस ये तीन ही कॉलम सिलेक्ट करो, या फिर 1 2 एंड 3 ये तीन कॉलम आप सिलेक्ट करो एंड इसको मत सिलेक्ट करो। ठीक है, आप यहाँ से ये चीज़ आसानी से कर सकते हो। ओके, 41 मिनट्स हो गए, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी होने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को आपने ठीक से सॉल्व किया तो भाई साहब आप आपका एसक्यूएल बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। So, as a data-driven business consultant, you have been hired by the multinational corporation to analyze the salary trend across the different company locations. Okay, your goal is to pinpoint the location where the average salary has consistently increasing over the past few years, where country data is available for 3 years only, present year and past 2 years, providing the insight into the location. Okay, फिर से हम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें उन लोकेशन को ढूंढना है जहां पर एवरेज सैलरी पिछले 3 साल से बढ़ रही है। सो फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी, फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में, ओके, सो इंडिया में जो एवरेज सैलरी है वो 2022 में मान लेते हैं कि 50,000 है, और ये सभी जॉब टाइटल्स के लिए है। ठीक है, फिर 2023 में वो बढ़ के हुई 60,000 एंड 2024 में वो हुई 70,000। तो बस हमें यही चाहिए, तो बस हमें यही चीज़ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो एवरेज सैलरी है 2022 में, 2023 में, 2024 में वो बड़ी है। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ कि लेट्स कंसिडर फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में 2022 में एवरेज सैलरी 50,000 थी, 2023 में एवरेज सैलरी 60,000 थी, लेकिन 2027 में उनकी एवरेज सैलरी गिर के 30,000 हो गई। तो ये डेटा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 साल के लिए डेटा बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या चाहिए, जहाँ पर एवरेज सैलरी 2022 की, ओके सॉरी, ओके, हमें क्या चाहिए, एवरेज सैलरी 2024 की ग्रेटर होनी चाहिए 2023 से, और 2023 की जो एवरेज सैलरी है वो ग्रेटर होनी चाहिए 2022 से। बस हमें यही रिकॉर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, लेकिन हमें और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें और एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। सो हमें चाहिए consistently increasing over the past few years, country where data is available for 3 years only, present year and past 2 years। अभी प्रेजेंट ईयर मतलब कौन सा सबसे अभी मैक्स ईयर कौन सा है हमारा, तो 2024 तक हमारा डेटा अवेलेबल है, तो हम प्रेजेंट ईयर 2024 को कंसिडर करेंगे और उसके पिछले के 2 साल, मतलब देखो प्रेजेंट ईयर एंड पास्ट 2 ईयर। सो 2024 होगा हमारा प्रेजेंट ईयर एंड उसके पास्ट 2 ईयर मतलब कौन से होंगे हमारे 2023 एंड 2022। ठीक है, तो इन दोनों को हमारा, इन दोनों की रिकॉर्ड्स हमें चाहिए अब। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, हम उन सब का डेटा निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी लोकेशन, कॉमा वर्क ईयर, कॉमा एवरेज सैलरी इन यूएसडी फ्रॉम सैलरीज। ओके, फ्रॉम सैलरीज वेयर, हमें कौन से ईयर का डेटा चाहिए, 2022, 2023 एंड 2024, वेयर
वर्क ईयर इज इक्वल टू 2022, सॉरी, वर्क ईयर इन 2022, 2023 एंड 2024। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय किस चीज के ऊपर करना है हमें, कंपनी लोकेशन एंड वर्क ईयर। ठीक है, क्या हमें इनके हिसाब से तो एवरेज सैलरी चाहिए। तो देखो हमारे पास एवरेज सैलरी मिल गई है हमें। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल देखो, ये जो भी कंट्री है इसकी एवरेज सैलरी 2024 में 90,000 थी, फिर ये जो भी कंट्री है इसकी एवरेज सैलरी 2024 में इतनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी लोकेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी लोकेशन है, ये मतलब कौन सी कंपनी, कंपनी कौन सी कंट्री, अभी मुझे पता नहीं। लेकिन इसका अगर हम डेटा देखेंगे तो इसका डेटा बस एक ही साल का है, सॉरी, जो एडी कंपनी है इसका डेटा बस एक ही साल का है, 2023 का ही है। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास डेटा होना चाहिए 2024 का भी, 2023 का भी एंड 2022 का भी। तो ये तो डेटा इनवैलिड है क्योंकि इसका डेटा ही नहीं, ना 2022 का डेटा है ना ही 2024 का डेटा है हमारे पास इसका। तो यार ये तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें सबसे पहले तो हमें उन कंपनी लोकेशन को फेच करना पड़ेगा जिनका डेटा हमारे पास पूरे 3 साल के लिए है। अगर उनका पूरा डेटा पूरे 3 साल के लिए नहीं है तो इसका मतलब हम उन कंपनी लोकेशंस को नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले अगर मुझे अगर मैं इस चीज़ को काउंट कर पाऊँ, सो काउंट किया अगर मैंने, समझो काउंट वर्क ईयर। ठीक है, तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे काउंट आ रहा है 3147। अब ये गलत है। ठीक है, ये गलत कैसे है, क्योंकि हमें डेटा जो चाहिए था, हमें बस डेटा चाहिए था, 2022 का डेटा चाहिए, 2023 का डेटा चाहिए, 2024 का डेटा चाहिए। मतलब हमारा काउंट बस 3 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। अब यहाँ पे ये इतना ज़्यादा काउंट क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको ये बता रहे हैं कि 2020 मतलब कंपनी लोकेशन, जो यूएस कंपनी लोकेशन है और ये वर्क ईयर में, इसमें यूएस के कितने रिकॉर्ड है ये मुझे दिखा दो। तो ये उस सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क ईयर, ये जो कॉलम है जिसके ऊपर हमने ग्रुप बाय किया है, सबसे पहले हमें हमें उसको निकालना पड़ेगा। एंड फिर हमें उस सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें कंपनी लोकेशन के हिसाब से वो रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे जिनका अकाउंट 3 है या फिर उससे कम है, मतलब उनका डेटा बस उस पर्टिकुलर ईयर के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, हम यहाँ पे काउंट ऑफ ईयर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ से भी उसको निकाल देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से भी मुझे उसको निकालना पड़ेगा। बाद में हम उसको फिर से ग्रुप बाय करेंगे। सबसे पहले हम उन कंपनी लोकेशन को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे डेटा हमारे 3 साल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जाके जब मैं ये करूंगा, एंड जब मैं करूंगा ये काउंट वर्क ईयर, अभी भी ये मुझे गलत आंसर देगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये बता रहा है कि यार 12,000 काउंट है। 12,000 काउंट नहीं होना चाहिए। काउंट एक तो 3 होना चाहिए या फिर 3 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब ये काउंट क्या कर रहा है, मतलब कंपनी लोकेशन, मतलब यूएस के कितने रिकॉर्ड है इन ईयर में, और इनका काउंट कितना है ये बता रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट लगाएंगे, डिस्टिंक्ट वर्क ईयर। तो देखो यहाँ पे क्या आया, मैंने क्या बोला था आपको, हमारा अकाउंट है तो 3 आना चाहिए, नहीं तो 3 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो सारी कंपनी लोकेशन है जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे, हम कंपनी लोकेशन को फेच करेंगे इस सब क्वेरी से। सो सिलेक्ट कंपनी लोकेशन फ्रॉम, इसको मैं एक सब क्वेरी बना देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ T1। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएंगे कंपनी लोकेशन। ठीक है, जिनका डेटा हमारे पास 3 साल के लिए अवेलेबल है। फिर हम इसको भी और एक सब क्वेरी में डालते हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज वेयर कंपनी लोकेशन इन। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास वो सारा डेटा आ गया है जहाँ पर हमारा जो कंपनी लोकेशन है और
जो डेटा है वो 3 साल के लिए अवेलेबल है। अब मुझे बस क्या करना है, वर्क ईयर और कंपनी लोकेशन के हिसाब से मुझे ग्रुप बाय करना है और उस हिसाब से मुझे सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एंड ये जो क्वेरी है, इसका जो भी रिजल्ट आए, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं इसके बाद। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में डालता हूँ। तो सी टी क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। विथ सी टी एज, एंड इन सारों को मैं क्या करता हूँ, दिखने में के लिए अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सीटी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है, जो भी आपके क्वेरी का रिजल्ट आता है, अगर आपको उस चीज़ को किसी चीज़ में स्टोर करना है, तब आप सीटी यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे कि सर व्यूज भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हो, तो कर सकते हो यूज़, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्टोर प्रोसीजर्स और आपके फंक्शन मेमोरी में आपकी स्पेस लेंगे, लेकिन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा। क्योंकि वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपकी मेमोरी में प्लेस तभी लेगा जब आप उसको कॉल करोगे, नहीं तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कॉल किस तरीके से करना है, तो आपको बस करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हो। तो यही सेम रिजल्ट मुझे दे रहा है, लेकिन आप मैंने उसी जो क्वेरी के जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस में डाल दिए सारे के सारे, ठीक है। ताकि मैं ताकि मैं इन सबको बार बार इस्तेमाल कर पाऊँ, ठीक है। एंड हमारी क्वेरी भी एकदम क्लीन लगे एंड क्लीन एंड नीट लगे, इस वजह से मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट किए। अगर आपने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को इस तरीके से कॉल करने की कोशिश की, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये एरर देगा हमें, ठीक है। ये बोलेगा कि यार सी डी नाम का कोई टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को कभी भी कॉल नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कॉल करना है तो ये सारा चीजें सिलेक्ट करो एंड देन कॉल दिस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपने एक सेमी कॉलम लगा ही दिया है, तो उसको समझ में आ जाता है एसक्यूएल को, यार ये क्वेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए था, अभी हमें चाहिए अभी हम ग्रुप बाय करते किस चीज के ऊपर, कंपनी कंपनी लोकेशन एंड जॉब टाइटल, जॉब टाइटल फ्रॉम सिटी बाय। हमें क्या चाहिए था, एवरेज सैलरी चाहिए थी, ठीक है। तो हमें एवरेज सैलरी भी चाहिए, एवरेज सैलरी इन यूएसडी, ग्रुप बाय, फिर से यही चीज, कंपनी लोकेशन एंड एवरेज सैलरी। ओके, अननोन कॉलम कंपनी लोकेशन, ओके, तो मैंने गलत नाम दे दिया। हम्म, ये नहीं चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर आप मेरे पास सारे डेटा आ गए हैं। एंड जॉब के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखो एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट की जॉब इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिन एंड डेटा एनालिस्ट जॉब की एवरेज सैलरी इतनी है। एंड सॉरी सॉरी, हमारी आई एम सो सॉरी यार, वर्क ईयर के हिसाब से हमें करना था, वर्क ईयर एंड वर्क ईयर, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारे पास सारी वर्क ईयर आ गई है एंड उसके हिसाब से हमारी सैलरी भी आ गई है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हमें कंपेयर करने है कि यार 2022 की सैलरी 2023 से कम होनी चाहिए और 2023 की सैलरी 2024 से कम होनी चाहिए। एंड ये चीज़ें कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे हम विंडोज फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वर्क एंड एवरेज सैलरी का जो कॉलम है, हम उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक ही कॉलम में, जहाँ पे 2023 की एवरेज सैलरी एक कॉलम में आ जाए, फिर 2024 की एवरेज सैलरी एक कॉलम में आ जाए एंड 2024 की एवरेज सैलरी एक कॉलम में आ जाए। तो इस हिसाब से फिर हम उन सबको कंपेयर कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम हमें एक सब क्वेरी में डालते हैं, ठीक है। फिर से इसका नाम देते हैं हम T2। यहाँ पे हमें चाहिए सिलेक्ट कंपनी लोकेशन, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था, हम यहाँ पे यूज करेंगे केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्या करता है, आपके कॉलम के जो आपके कॉलम की वैल्यू है, वो एक रो रो में स्प्लिट करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ क्या करता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सिलेंगे सिलेक्ट
केस व्हेन, ओके, हाँ यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा यार, राइट, मैक्स, एंड यहाँ पे होंगे केस व्हेन वर्क ईयर इज इक्वल टू 2022, 2022, वर्क ईयर अगर मेरा 2022 है तो आप मुझे क्या दीजिए, तो आप मुझे दीजिए एवरेज, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ एज एबीजे सर। तो अब आप मुझे दे दीजिए एवरेज सैलरी, देन गिव मी एवरेज सैलरी, ठीक है। कहाँ से देनी है ये, फ्रॉम, कंपनी लोकेशन, देन एवरेज सैलरी, देन यहाँ पे आएगा एंड, यहाँ पे कंप्लीट होगा ब्रैकेट, और इस चीज को आप फिर से हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कंपनी लोकेशन, ठीक है, ग्रुप बाय कंपनी लोकेशन। तो देखो यहाँ पर मेरी एवरेज सैलरी आ गई है 2022 के लिए, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी नल वैल्यू आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती की है, वो क्या है अब बताइए मुझे। जब हमने ये चीज डिस्टिंक्ट काउंट की थी तो हमें उन रोज को फिल्टर आउट करना था जहां पर जो काउंट है वो 3 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा हैविंग ग्रेटर इक्वल टू 3। सेम चीज अगर मैं करूँ तब आप देखो, ठीक है, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे मैंने एक्चुअली वो रोज फिल्टर आउट किए नहीं हमने, जहाँ पे जो डिस्टिंक्ट काउंट है वो 3 चाहिए था हमें, ठीक है, मतलब तीनों साल का डेटा हमें चाहिए था। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, यही सेम चीज हम करेंगे अब 2023 के लिए भी, एंड 2024 के लिए भी। देखो आपको आ गया, हर चीज इसको मैं बोलता हूँ एबीजे 2022, इसी चीज को कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज 2023 एज एवरेज 2024। अब मैं आसानी से एकदम कंपेयर कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मुझे क्या चाहिए बस, अब मैं बोलूँगा यहाँ पे हैविंग हैविंग एवरेज 2022 ग्रेटर स्मॉलर देन एवरेज 2023 एंड कंडीशन आ गया यहाँ पर, एंड एवरेज 2023 should be smaller than average 2024। देखो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज आ गई जहाँ पर हमारा सारी कंपनी लोकेशंस आ गई, मतलब सारी कंट्रीज आ गई जहाँ पर हमारा एवरेज 2022 से लेकर 24 तक पड़ रहा है। अब देखो तो आप यहाँ पे क्रॉस क्रॉस वैलिडेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे एवरेज कितनी थी, या फिर बढ़ी, फिर यहाँ पे और बढ़ी थोड़ी सी, फिर ये देखो, फिर देखो यहाँ पर भी बढ़ी, फिर यहाँ पर बढ़ी, और फिर यहाँ पर भी बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत टाइम लगा इस क्वेश्चन ने हमारा, ठीक है। तो लगभग आई थिंक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी के जो क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है। एंड फिर से एक बार अगर आपको चाहो तो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए थे, हमें वो कंट्रीज चाहिए थे जहाँ पर हमारा जो एवरेज सैलरी है वो पिछले 3 साल से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट कंपनी लोकेशन किया, फिर हमने एवरेज सैलरी निकाली, एंड डिस्टिंग वर्क ईयर हमने भाई सबसे पहले निकाला। अब ये चीज़ें हमें क्या बताती है कि ये चीज़ें हमें सारी चीज़ें